Assalamu students. Today I will discuss the two very important topics. One is the hemostasis, normal hemostasis, and the second one is the thrombosis. दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है. अगर आपको hemostasis सही समझ आ जाएगा तो आप thrombosis को भी सही समझ सकोगे. Now hemostasis basically the blood flows in the vessels in a fluid form. ठीक है. तो ये जो ब्लड का जो फ्लो है इन द वेसल्स इन द फ्लूइड फॉर्म बेसिकली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अगर आप ब्लड को वेसल से बाहर निकाल दो तो आपको क्या पता है कि वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, फ्लूइड नहीं रहता. यानी कि जब तक वो वेसल्स के अंदर है तो वो फ्लूइड है, लेकिन जब वो वेसल से बाहर चला जाता है तो दैट बिकम अ सॉलिड फॉर्म. क्लियर. तो ये इसी चीज़ में पढ़ेंगे कि हीमोस्टेसिस जो है ना वो फ्लूइड जो है उसको हम हीमोस्टेसिस क्या लेते हैं, दैट इज द नॉर्मल ब्लड फ्लोइंग एंड द थ्रोम्बोसिस इज when the blood become clot. लेकिन थ्रोम्बोसिस में और आम क्लॉट में फ़र्क है कि थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, द ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होना चाहिए दैट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लॉट. वो एक एबनॉर्मैलिटी है. वेसल से बाहर जाके उसका क्लॉट बनना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वेसल के अंदर क्लॉट बन जाना दैट इज एबनॉर्मैलिटी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस. तो पहले हीमोस्टेसिस समझ लो कि आपके पास जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स बेसिकली इसके अंदर क्यों फ्लूइड ब्लड जो है वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है और बाहर क्यों ये बेसिकली सॉलिड बन जाता है, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ. कुछ तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लड को फ्लूइड की फॉर्म में रखते हैं. उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं जो कि वेसल्स को लाइन कर रहे हैं. क्लियर. दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स एंड तीसरे नंबर पे कोएगुलेशन फैक्टर्स. ये तीन चीज़ें हैं जो कि बेसिकली ब्लड की फ्लूइड और इसको अल्टीमेटली सॉलिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. नॉर्मली क्या होता है कि प्लेटलेट्स, आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो है ये इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स. क्लियर. तो प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या होते हैं कि आपके मैरे के जो सेल जो बोन मैरो में बनते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे पीसेस टूटते हैं और वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि फिर आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे ये अपना रोल प्ले करते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जिस तरह दीवार के अंदर जो है हम ईंटें लगा के दीवार खड़ी करते हैं, तो इसी तरीके से एक कहीं पे भी अगर ब्रीच होता है, कहीं पे भी अगर जो है कहीं पे कोई डैमेज होता है तो ये वहाँ पे दीवार बना देते हैं प्लेटलेट्स. ठीक है. ये दीवार वहाँ पे बना देते हैं छोटे छोटे प्लेटलेट्स मिलके. लेकिन आपको पता है कि दीवार अगर इसके दरमियान में आप सीमेंट नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि दीवार को कोई भी धक्का देगा, दीवार गिर जाएगी. इस सीमेंट का जो रोल प्ले करते हैं वो बेसिकली है कोएगुलेशन फैक्टर. वो दरमियान में सीमेंट का रोल प्ले करते हैं और प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देते हैं. तो दीवार मजबूत किस पर बनती है, जब दीवार में आपके पास ईंटों के साथ सीमेंट, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट भी लगाओ. सीमेंट अगर कम लगेगा तो भी दीवार कच्ची हो रही है, ज़्यादा लगाएंगे सीमेंट कम लगाएंगे दीवार तब भी कच्ची होगी. ईंटें कम लगाएंगे, अगर सिंगल ईंट की दीवार खड़ी करेंगे तब भी दीवार कच्ची होगी. तो इसी तरीके से प्लेटलेट्स का अच्छी क्वांटिटी में होना भी ज़रूरी है और कोएगुलेशन फैक्टर्स का सही होना भी ज़रूरी है ताकि वहाँ पे जो ब्रीच है वहाँ पे क्लॉट बन सके. ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है. क्लियर. अगर ये मैकेनिज्म इफेक्टिव होगा तो हमारे पास जगह जगह पे जहाँ पे भी वेसल्स में डैमेज आएगा वहाँ पे जो है ना ब्रीच कवर होगा, एक दीवार बन जाएगी, एक वॉल बन जाएगी और वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी. हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर वियर टियर हो रहा है वेसल्स के लेवल के ऊपर, हर वक्त वेसल्स डैमेज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाए. लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, इंटैक्ट है सिस्टम. अब ये प्लेटलेट्स हैं, ये कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं और इनको बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स ये सारे के सारे मिलके इस वॉल को बनाते हैं. क्या होता क्या है, कई मरतबा आपके पास ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम which is a normal mechanism to stop the bleeding from the damaged vessels, ये कई मरतबा एबनॉर्मल हो जाता है. क्लियर. whenever it becomes abnormal तो एबनॉर्मेलिटी की ही वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली वो क्लॉट जो कि सिर्फ इसने एक दीवार बनाई थी वो अपनी साइज में बढ़ जाता है. ठीक है. और वो जब अपनी साइज में बढ़ जाता है तो वो एक क्लॉटेड फॉर्म में वेसल के अंदर मौजूद होता है. दैट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस. क्लियर. अच्छा, ये नॉर्मल हीमोसिस समझ के आपको, और आपको थ्रोम्बोसिस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपके पास थ्रोम्बोसिस. अगर ये ब्लड वेसल डैमेज हुई और ब्लड बाहर निकल गया, वहाँ पे उसने क्लॉट बना दिया, दैट इज नॉट द थ्रोम्बोसिस, दैट इज द क्लॉट फॉर्मेशन. थ्रोम्बोसिस इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्टेरियल सिस्टम और इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम. ये आर्टरीज में भी बन सकता है, वेन्स में बन सकता है. मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा. तो जब कभी भी क्लॉट
लिविंग इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, लिविंग इंडिविजुअल के अंदर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जब वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस। अच्छा, अब ये जो थ्रोम्बोसिस है इसकी क्या कॉजेज होती है? नॉर्मल तो सिर्फ एक वॉल बननी चाहिए थी, क्लॉट पूरा का पूरा नहीं बनना चाहिए था, तो ये क्यों बन गया? इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो है वो रीजंस हो सकती हैं। वन इज द abnormality in the vessels, abnormality of vessels, जिसके अंदर ऑब्वियसली क्लॉट बना है, जिसके अंदर ये क्लॉट जुड़ गया है। दूसरे नंबर पे टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, और थर्ड नंबर पे हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले एबनॉर्मेलिटी ऑफ वेसल्स। वेसल जो है आपकी ब्लड वेसल वो खुद ही एबनॉर्मल है, ठीक है, वो सही तौर पे उसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल के सरफेसेस हैं वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वहाँ पे जो उसके जो बैकग्राउंड के ऊपर जो टिश्यू जो जिसके अंदर बहुत वॉन्टेड एंटीजन है वो नॉर्मल नहीं है, क्लियर। वेसल इटसेल्फ जो है वो वीकेंड है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर वेसल्स जो हैं वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्लॉट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हमेशा जो होता है इन द वेसल इज अ स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो। स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो का क्या मतलब है कि जो सेल्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो सेंटर में ट्रेवल करते हैं, और जो आपके पास प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो पेरिफेरी में वेसल्स के साथ साथ उसके साथ जुड़ के ट्रेवल करते हैं, यानी कि सरफेसेस के साथ ट्रेवल करते हैं। सेल दरमियान में और बाहर की साइड पे क्या होते हैं, बाहर की साइड पे आपके पास प्लाज्मा होते हैं। तो ये तो नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाए और ब्लड की मिक्सिंग हो जाए, ठीक है, जब वो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो इन कांटेक्ट आ सकते हैं टू द एंडोथेलियल सरफेस। वैसे क्या है, प्लेटलेट्स सेंटर में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर। अगर ब्लड की मिक्सिंग हुई और स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो चेंज हुआ तो अब क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है वो जाके एंडोथेलियल सेल के साथ जाके लग जाते हैं, तो समटाइम्स दे गॉट एक्टिवेटेड, क्लियर। अगर खास तौर पे उन कंडीशन में जिसमें प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होगा और उनमें मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने की बहुत सारी रीजन है, टर्बुलेंस आ गया ब्लड में, क्लियर, कहीं पे आगे जाके की ब्लॉकेज आ गई, अगर पेशेंट जो है ना वो मोबाइल नहीं है, वो स्टैटिक है, बहुत देर तक खड़ा रहता है, बहुत देर तक बैठा रहता है, क्लियर, सर्जरी हुई है, उसको कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो चढ़ा दिया गया और वो उसकी मोबिलिटी ख़त्म हो गई है। वेसल्स जो है ना, जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो उस वक्त मेंटेन रहता है जब ब्लड सही फ्लो करता है। ब्लड का फ्लो स्लो हो गया है, कम हो गया, तो वो मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। जब इन कंडीशन में जब मिक्सिंग होती है तो आपके पास जो प्लेटलेट्स हैं ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कोएगुलेशन फैक्टर्स भी क्या हैं, ये भी इनर्ट फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। सीमेंट जो है अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो ये नहीं जुड़ेगा, जब आप पानी के साथ इसको मिक्स करोगे तो ये जाके जो है ना ईंटों को जोड़ सकेगा। इसी तरीके से कोएगुलेशन फैक्टर्स आपके पास लिवर में बन रहे हैं और सर्कुलेशन में हर वक्त मौजूद है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इनको एक्टिव फॉर्म करने के लिए आपके पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो पाथवे होते हैं जो अल्टीमेटली फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। वो फिब्रिन जो है वो पॉलीमराइज करता है और वो फिर जो है प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देता है, क्लियर। तो आपके पास ये कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के साथ। प्लेटलेट एक्टिवेट हुए, कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वेसल का। वो इनको जब वो एक्टिवेट कर देता है तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास अल्टीमेटली क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, क्लियर। और अगर कोई इनहिबिशन ना हो, कुछ आपके पास जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट बनना शुरू होता है, कुछ ऐसे एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, जो कि उस क्लॉट को सप्रेस करते हैं, उस क्लॉट को बनने से, मजीद बढ़ने से रोकते हैं। जैसे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, एंटी थ्रोम्बिन है, या इसी तरीके से प्लाज्मिन है, ठीक है, प्लाज्मिन है। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लेटलेट्स जो कि क्लॉट को बनने से रोकते हैं, इनको बढ़ने से रोकते हैं, एक साइज में रखते हैं। अगर इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो प्रॉब्लम होती है, और वही हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट वो स्टेट है जिसके अंदर क्लॉट बनने की आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, क्लियर। ये किन लोगों में ज़्यादा होती है, ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, या उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, या प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंसान को, पेशेंट को
हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में ले जाते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कोएगुलेबल का मतलब क्लॉटिंग करना, यानी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करने के ज़्यादा जो है सलाहियत बन जाती है। इसके अंदर जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं अगर वो कम हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीथ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कोएगुलेशन फैक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे फैक्टर 8 की कहीं समटाइम क्वांटिटी बढ़ गई, 9 की बढ़ गई, 11 की। फिब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनोजन की क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्वांटिटी बढ़ गई इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है, थोड़ा सा एक्टिवेट होगा क्लॉट बना देगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में पेशेंट का प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ गया, खासतौर पे आपके पास एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस्म के प्री ट्यूमर प्री कैंसर कंडीशन है जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल 150 से 450 होता है, तो इनका 1500 से लेके 3000 तक चला जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा काउंट हो जाता है। अब प्लेटलेट जब बहुत ज़्यादा है तो जाहिर बात है कि वो जाके एंडोथेलियल सेल्स के साथ जाके अटैच होंगे तो वहाँ पे क्लॉट बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, क्लॉट्स को जो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बस, वीनस थ्रोम्बस और म्यूरल थ्रोम्बस। आर्टीरियल, वीनस और म्यूरल, ये 3 तरह के थ्रोम्बस होते हैं। आर्टीरियल ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है जो कि आर्टरी के अंदर बने हैं। ठीक है, आर्टरी में जब थ्रोम्बस बनेगा तो उसको कहेंगे आर्टीरियल थ्रोम्बस। वीनस का मतलब जो वेन्स के अंदर बनेगा। ठीक है, और म्यूरल का मतलब जो हार्ट के अंदर बनेगा, क्योंकि बिकॉज हार्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर वैस्कुलर सिस्टम। सम टाइम हार्ट के अंदर भी जो है आपके पास क्लॉट बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से बनती हैं। आर्टीरियल, हर एक का मैकेनिज्म डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्टीरियल की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है आर्टीरियल थ्रोम्बस बनने की, दैट इज द वैस्कुलर डैमेज, और वैस्कुलर डैमेज एथेरोस्क्लेरोसिस। आमतौर पे जो हार्ट अटैक होते हैं वो आर्टीरियल थ्रोम्बस की वजह से होते हैं। क्या होते हैं, कहते हैं ना कि जी फलां के बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया तो दिल को खतरा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फलां बंदा स्मोकिंग करता है, उसको जो है ना स्मोकिंग करने की वजह से हार्ट की वेसल्स डैमेज हुई हैं और उसको जो है ना हार्ट अटैक आ गया, या उसको स्टेंट लें, तो वो बेसिकली आर्टीरियल थ्रोम्बस बना होता है वहाँ पे। क्या मैकेनिज्म क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या आप स्मोकिंग करते हो, तो वो जो ऑक्सीडेंट्स जो आपके पास डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं थ्रू द स्मोकिंग, और जो हाई ब्लड वेसल, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह, हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से क्या होता है कि वो वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब वो वेसल के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल, अब क्या होता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली एक एब्नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, जब वो एब्नॉर्मेलिटी आ गई तो वेसल को उसने डैमेज किया, अब वो वहाँ पे क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अल्टीमेटली जो है ना ये साइड में बढ़ता चला जाता है, और सम टाइम एक स्टेज ऐसी आती है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है। जब तक ये पूरा ब्लॉक नहीं करता, आधा ब्लॉक करता है या 3/4 ब्लॉक करता है, तो इसके अंदर से जो है ब्लड गुजर रहा होता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में गुजर रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं एंजाइना की पेन है। इसको एंजाइना की पेन, या वो तेज से चलेगा, भागे दौड़ेगा, या कोई एक्सरसाइज एक्सर्शनल एक्टिविटी करेगा तो उसको एकदम से हार्ट की पेन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको ज़्यादा क्वांटिटी में हार्ट को ब्लड चाहिए, और वेसल के अंदर तो आधा तो उसने ब्लॉक किया हुआ है क्लॉट ने, तो थोड़ा ब्लड जाएगा। जब थोड़ा ब्लड जाएगा तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या होगा कि वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको ऐसी कंडीशन है क्योंकि ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी हार्ट के उस खास सेगमेंट को, तो उसको हम कहेंगे कि इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है वो वेसल डैमेज है। अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर जो है आपके पास जो मैंने हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स बताई थी, खास तौर पे आपके पास जो प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, इसी तरह एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, क्लियर, या फिर इसके अंदर जो है टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो अगर एबनॉर्मल हो गया। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, क्लियर, और सर्जरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक रहता है, तो वेन्स जो है पाँव की जो वेन्स हैं ऑब्वियसली उनमें अगेंस्ट द प्रेशर ब्लड ने वापस आना होता है, वो आ नहीं पाता, ब्लड वहाँ पे स्टैटिक हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रेसेस की वजह से जो है प्रेशर एक्टिवेट होते हैं और पाँव में क्लॉट बन जाते हैं। क्लियर, आमतौर पे जो वेनस थ्रोम्बोसिस है ये आपके पास जो लोअर लिम्स की जो वेन्स हैं उनके अंदर वो ज़्यादा होता है। क्लियर,
इनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जो आर्टीरियल थ्रोम्बस है दैट इज टुवर्ड्स द ब्लड फ्लो, ये एंटीग्रेड बनता है। मिसाल के तौर पे ये जो क्लॉट है दैट इज टुवर्ड्स द ब्लड फ्लो, यानी कि हार्ट से अब अगली अगली तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओक्लूसिव, ठीक है। ओक्लूसिव का मतलब है कि वेसल को वो ब्लॉक कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखो तो इसके अंदर आप ये इसको वाइट थ्रोम्बस भी कहते हैं। जो आर्टरी में बनता है वाइट थ्रोम्बस होता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो आरबीसी ज़्यादा इसमें इंट्रैक्ट नहीं हो पाते, आरबीसी गुजरते चले जाते हैं यहाँ से। तो ये वाइट थ्रोम्बस भी कहते हैं, ऑक्लूसिव होता है, क्लियर। आमतौर पर स्टिक होता है, एक जगह पे जुड़ा हुआ होता है और ये वहाँ से टूटता नहीं है, क्लियर। तो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा व्हाट इज एम्बोलिज्म। तो ये टूटता नहीं है, स्टिक होता है, एक जगह पे स्टैटिक है, साइज में बढ़ता चला जा रहा है और टुवर्ड्स द ब्लड फ्लो इसकी ग्रोथ हो रही है, क्लियर। और एक टाइम आता है कि पूरे के पूरे को ब्लॉक कर देते हैं। वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस जो है एक्सक्लूसिव कम होता है लेकिन इट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज, ठीक है। ब्लड फ्लो जिस साइड पे हो रहा है उस साइड में ये बढ़ता चला जाता है, क्लियर। और इसमें भी क्या होता है, चांसेस होते हैं कि ये टूट सकता है, एम्बोलाइजेशन इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये टूट जाता है और टूट के ये फ्रीली फ्लोइंग के तौर पे सर्कुलेशन में आ जाता है। और क्योंकि वेन्स आपको पता है कि जिस तरह आगे जाता जाता है ब्लड, वेन्स पतली होती चली जाती है, आर्टरीज वेन्स खुली होती चली जाती हैं। आर्टरीज क्या है वो ब्लॉक होती जाती हैं, पहले एओर्टा है, फिर आर्टरीज हैं, फिर आर्टीरियोल्स हैं, फिर कैपिलरीज हैं, फिर वेन्यूल्स हैं, फिर आपके पास जो है ना वेन्यूल्स के बाद वेन्स हैं, फिर वेना केवा है, क्लियर। तो आपके पास जो क्लॉट पीछे बनेगा ये पतली वेन में बनेगा, अब आगे उससे किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं आ रही हो तो वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और अल्टीमेटली हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट उसे पंप करता है और उसको या आपके पास भेज देते हैं, इसको लंग्स में या ब्रेन में भेज देता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट को सडन जो है ना उसकी डेथ कॉज हो सकती है, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या आपके पास ब्रेन इन्फार्क्ट की सूरत के अंदर ब्रेन एम्बोलिज्म की सूरत में। तो ये क्या होते हैं कि ये साइज में लंबे होते हैं, ये आमतौर पे एक्लूसिव नहीं, एक्लूसिव होता है पूरी वैसे तो ब्लॉक नहीं करते, ये साइज में लंबे होते हैं, टूट जाते हैं, एम्बोलिज्म का चांसेस ज़्यादा होता है कि ये ब्रेक कर सकते हैं ज़्यादा, क्लियर। और इसके अंदर आपको जो है ना इसको रेड थ्रोम्बस भी कहते हैं। रेड थ्रोम्बस क्यों कहते हैं, क्योंकि अंदर इसको जब आप मॉर्फोलॉजी देखते हो अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको इसके अंदर रेड कलर आरबीसी बहुत सारी नजर आती हैं, इसी वजह से इसको रेड थ्रोम्बस भी कहा जाता है, क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द आर्टीरियल। दोनों खतरनाक है। आर्टीरियल के अंदर क्या हुआ कि आपकी पूरी पूरी आर्टरी ब्लॉक, जैसे हार्ट अटैक का मैंने बताया। वीनस में क्या हुआ कि वीनस में बना और कंटिन्यू करते करते हार्ट तक आके हार्ट ने पंप कर दिया लंग्स में या ब्रेन में, वहाँ पे जाकर उसे मेन वेसल ब्लॉक किया और पेशेंट की सडन डेथ हो गई, क्लियर। तो ये दोनों के मैकेनिज्म स्टार्ट होने के डिफरेंट है। तीसरे नंबर पे न्यूरल थ्रोम्बस। न्यूरल थ्रोम्बस वो थ्रोम्बस होता है जो कि आपके हार्ट में बनता है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। आमतौर पे जो इन्फेक्शंस हैं एंडोकार्डाइटिस उनके अंदर ये बनते हैं, खासतौर पे लीफलेट्स के ऊपर, जो आपके पास जो एट्रिया वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो आपके पास कस्प्स हैं, ठीक है, जो लिड्स हैं, उसके ऊपर जब इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे क्लॉट बनते हैं और क्लॉटिंग का मैकेनिज्म वहाँ पे शुरू होता है। तो ये भी वाइट थ्रोम्बस से मिलते जुलते होते हैं और समटाइम ये भी टूटते हैं और ये भी एम्बोलिज्म कॉज करते हैं और अल्टीमेटली ये डैमेज करते हैं। एक जगह पे अगर थ्रोम्बस बन जाता है तो व्हाट इज द फेट ऑफ द थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बनने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कि थ्रोम्बस में हो सकती हैं, तो वो 4-5 पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो एम्बोलाइजेशन, एम्बोलिज्म क्या है कि वो जो थ्रोम्बस जो बना था वो टूट गया, अपनी जगह से टूटा एंड इट स्टार्ट्स टू सर्कुलेट इन द ब्लड एंड अल्टीमेटली ब्लॉक द पेरिफेरल ऑर्गन। जहाँ पे बना था वहाँ से टूटा और अल्टीमेटली किसी ऑर्गन को जाके किसने जो है ना ब्लॉक किया, ऑर्गन को जाके उसने डैमेज किया, तो उसको कहते हैं एम्बोलिज्म। आमतौर पे वीनस थ्रोम्बस जो है या न्यूरल थ्रोम्बस के अंदर भी ये एम्बोलिज्म ज़्यादा होता है। जो आर्टीरियल थ्रोम्बस है वो अपनी जगह पे स्टैटिक होता है, साइज में बढ़ता चला जाता है, वो उसी ऑर्गन को डैमेज करते हैं। लेकिन वेनस थ्रोम्बस क्या होते हैं कि वो साइज में अपने आप को यानी कि तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी, समटाइम बड़े पीस में भी ट्रैवल करते हैं और पेरिफेरी में जाके, जैसा मैंने आपको बताया वीनस थ्रोम्बस डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई, अल्टीमेटली ट्रैवल करता गया, एम्बुलेंस ट्रैवल किया, हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया, लंग में भेजा या ब्रेन में भेजा, वो डैमेज हो गया, तो इसको कहते हैं एम्बोलिज्म। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ पे भी क्लॉट बनेगा वो एम्बोलिज्म कॉज कर देगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोपिगेशन।
प्रोपिगेशन क्या है कि साइज में छोटा था लेकिन साइज में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको कहेंगे प्रोपिगेशन, कि साइज में वो बढ़ता चला जा रहा है। तीसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि क्लॉट बना था, क्लियर, लेकिन बॉडी ने उसे एक्सेप्ट किया कि यार ये तो क्लॉट किसी में भी टूट सकता है, तो क्या आपकी बॉडी क्या करेगी, एंडोथेलियल सेल इसके ऊपर एक पूरा पूरा प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, क्लियर, और उसको अपने वेसल का एक हिस्सा बना देंगे। अब ना ये यहाँ से क्लॉट साइज में बढ़ेगा, ठीक है, ना यहाँ से एम्बोलिज्म किस्सा हो सकता है, और ना यहाँ से ये डिसॉल्व होगा, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। ये अब वेसल का पक्का पक्का हिस्सा बन गया, अटूट अंग बन गया वेसल का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी के रीकैनालाइजेशन। रीकैनालाइजेशन का क्या मतलब है कि क्लॉट साइज में बढ़ रहा था, अब ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो वहां पे रुक गया, तो अब इसके अंदर जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो डिसॉल्व करते हैं क्लॉट को, जो मुख्तलिफ प्लाज्मिन है, मुख्तलिफ इस तरह के एंजाइम्स हैं जो क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, वो इसके अंदर क्या बनाएंगे, चैनल्स बना देंगे, ठीक है, चैनल्स बना देंगे जिसके अंदर से ब्लड का फ्लो दोबारा से बहाल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं रीकैनालाइजेशन। ये क्लॉट था, ये क्लॉट था, दरमियान में एक चैनल बन गया, ठीक है, जिसे हम कैनाल्स निकालते हैं, दरिया में से कैनाल्स निकाली जाती हैं, चैनल बना देते हैं। इसी तरीके से ब्लड का फ्लो था, एक स्टॉपेज आया, लेकिन उसके दरमियान में वो जो क्लॉट था उसके दरमियान में चैनल्स बन गए, इसको कहते हैं रीकैनालाइजेशन। और पांचवें नंबर पे जो है डिसोल्यूशन, ये सबसे अच्छी बात है अगर ये हो जाए डिसोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा क्लॉट जो बना था, एब्नॉर्मल क्लॉट जो बना था, वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। आमतौर पे ये थ्रू डिफरेंट ड्रग्स के भी हो सकता है, और ये नॉर्मल मैकेनिज्म भी बॉडी के अंदर हो सकता है। अगर छोटा क्लॉट है, कहते हैं ना कि अगर बंदा किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, वो आधे घंटे या घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच जाए, तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, वो क्या करता है कि उसके अंदर सलाहियत है कि वो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, तो आधे घंटे के अंदर अंदर अभी जो है डैमेज नहीं हुए होते, क्योंकि इनकी जो लाइफ है 30 to 40 मिनट्स तक जो है हाइपोक्सिया को वो विदस्टैंड कर सकते हैं कार्डियक मसल। उस दौरान में अगर हमने वो इंजेक्शन लगाया तो ये क्या होगा कि ये डिसॉल्व हो जाएगा, और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो ब्लड का दोबारा से वहाँ पे फ्लो बहाल हो जाएगा। तो अगर तो इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन। ये नॉर्मल मैकेनिज्म भी होता है, और थ्रू ड्रग्स भी हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोपेगेशन द फेट ऑफ द थर्मस। ये आपका एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, जब वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज द फेट ऑफ थर्मस, तो ये आपने सारी चीज़ों को मेंशन करना है, बताना है कि क्या होता है डिसोल्यूशन, डीकैनालाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपेगेशन और एम्बोलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका खत्म हुआ। आपको मैंने आज पढ़ाया है कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या मैकेनिज्म है जिसमें होता है, कितने टाइप्स का होता है, और व्हाट इज द फेट ऑफ थर्मस, और नॉर्मल थोड़ा सा मैंने हेमोस्टेसिस के बारे में बताया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक करेंगे जिसमें एम्बोलिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज एम्बोलिज्म, उससे क्या क्या किस तरीके से वो बॉडी के अंदर जो है अपने डिफरेंट जो है कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।